हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएसजीडी के मोस्ट 20 बीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, टाइफून नामक तूफान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो टाइफून नामक तूफान या चक्रवात, टाइफून नामक तूफान या चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिलिपाइन द्वीप समूह। तो दोस्तों ये जो तूफान है जिसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं, ये विभिन्न स्थानों में उनके तीव्रता के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। जैसे कि आपको बताते हैं, हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहीं पश्चिमी अर्थात प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। चीन में भी इसको टाइफून ही बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इन तूफानों को या चक्रवातों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवाती या तूफानों को कहा जाता है विली विली। क्या बोला जाता है? बिली बिली। तो विभिन्न जगहों पे उनकी तीव्रता के आधार पर अनेक नामों से इन्हें जाना जाता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म हो जाएगा, टाइफून हो जाएगा, हरिकेन हो जाएगा, साइक्लोन बोला जाता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोला जाता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है। तो आपको इन सारे फैक्ट के बारे में आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है और हम वोट दे सकते हैं। अच्छा, जब वोट किया ये तो आपको पता ही होगा कि 61वें संविधान संशोधन के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से आयु को घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया है। वोट देने का जो आयु सीमा है वो 61वें संविधान संशोधन के तहत पहले 21 वर्ष था, परंतु जब 61वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें एज को क्या किया? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। तो हमें ये पूछा जाता है तो किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष वोट देने के लिए किया गया? तो आप क्या मारोगे दोस्तों वहां पर? 61वां संविधान संशोधन। और अगर अनुच्छेद में पूछा जाए तो अनुच्छेद 326, और संशोधन में पूछा जाए तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना है आपको। हमारा अगला सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो हमें आखिर तक बने रहना है, क्योंकि आज हम बहुत टॉप 20 सब मोस्ट क्वेश्चन बीवीआई आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बाथ पार्टी किस देश की पार्टी है? तो बाथ पार्टी किस देश की पार्टी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इराक। इराक के राजनीतिक दल का नाम बाथ पार्टी है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान के राजनीतिक दल का क्या नाम होगा दोस्तों? तो ईरान के राजनीतिक दल का नाम हो जाएगा तुदेह पार्टी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तुदेह पार्टी। ठीक है। और अगर इजराइल का पूछा जाए तो इजराइल का क्या होगा? लेबर पार्टी हो जाएगा, लिकुड पार्टी हो जाएगा। और इथोपिया का अगर राजनीतिक दल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा ओरोम पीपुल्स कांग्रेस और गठबंधन फॉर यूनिटी एंड डेमोक्रेसी पार्टी। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि इथोपिया का जो राजनीतिक दल का नाम होगा वो क्या होगा? ओरोम पीपुल्स कांग्रेस एवं गठबंधन फॉर यूनिटी एंड डेमोक्रेसी पार्टी दोस्तों। तो इन सभी फैक्ट को आपको कॉपी में नोट करना है दोस्तों और अच्छे से याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि हमेशा बुक्स एंड ऑनर से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और आज फिर वो बुक्स एंड ऑनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया दोस्तों। तो चलिए हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, अग्निवीणा के रचनाकार कौन है? तो अग्निवीणाकार के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो अग्निवीणा के रचनाकार हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
काजी नसरुल इस्लाम है। अग्निवीणा के रचनाकार काजी नसरुल इस्लाम है। वहीं सलमान रुश्दी दोस्तों, तो सलमान रुश्दी से रिलेटेड दो पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमेशा अक्सर एग्जाम में कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। जिस पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? द सैटेनिक वर्सेज और मिडनाइट चिल्ड्रेन। हमेशा क्वेश्चन बनता है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। या जब पूछी जाए द सैटेनिक वर्सेज, तो द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। वहीं रोहिंटन मिस्त्री, अब रोहिंटन मिस्त्री ने कौन से बुक लिखे दोस्तों? तो इन्होंने द फैमिली मैटर्स ए फाइन एंड बैलेंस नामक दो पुस्तक लिखे, जबकि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया थॉट पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एक बढ़िया संतुलन। क्या था? एक बढ़िया संतुलन, जो 1970 के दशक में भारत पर आधारित थी, जिसके कारण इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं बात की जाए तस्लीमा नासरीन, तो तस्लीमा नासरीन ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? लज्जा। हमेशा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नासरीन। इन सभी पॉइंट को आपको कॉपी में नोट करना है दोस्तों, और अच्छी तरीके से याद करना है ताकि आपका बुक्स एंड ऑनर से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में ना छूट पाए। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि हमेशा प्राइस से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इस टॉपिक को भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। वहीं बात करें साहित्य पुरस्कार, तो साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1958 में। कब हुई दोस्तों? 1958 में। और विज्ञान के क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो भी 1958 में ही शुरू हुई थी। इन सभी फैक्ट को आपको कॉपी में नोट करना है दोस्तों, और अच्छे से याद करना है। हमारा अगला सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि हमेशा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा खेल किससे संबंध रखता है। तो ये एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, लाइन्समैन एवं फ्लाइट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लाइन्समैन एवं फ्लाइट शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। बैडमिंटन का संबंध लाइन्समैन एवं फ्लाइट से है। वहीं बैडमिंटन की बात की जाए दोस्तों, तो बैडमिंटन का संबंध डबल डैच, स्मैश, लव, नेट, ड्यूस, इनसे भी संबंधित क्या रखता है? बैडमिंटन से संबंधित रखता है। वही बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो अगर ड्रिबल दिया रहे, बुकिंग दिया रहे या थ्रो इन दिया रहे, तो क्या हो जाएगा? हमारा फुटबॉल हो जाएगा। बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? गुगली, चाइनामैन एंड सैंड्रिच। अगर ये तीनों ही दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? क्रिकेट मारेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहूंगा कि बैडमिंटन का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो आपका बैडमिंटन का संबंध हो जाएगा डबल डैच, स्मैश, लव, नेट या ड्यूस। ये रहे तो आपका संबंधित हो जाएगा बैडमिंटन। वहीं अगर बात की जाए फुटबॉल, तो फुटबॉल का संबंध किससे हो जाएगा? ड्रिबल, बुकिंग और थ्रो इन। अगर ये रहे तो फुटबॉल में जाएंगे। और अगर क्रिकेट की बात करें तो गुगली, चाइनामैन एंड सैंड्रिच। अगर गुगली, चाइनामैन और सैंड्रिच रहे तो क्रिकेट मारेंगे दोस्तों। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, गरुड़ किस देश की एयरलाइन सेवा है? तो गरुड़ किस देश की एयरलाइन सेवा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की एयरलाइन सेवा का नाम है गरुड़। हमारा अगला सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती को अलग करती है दोस्तों। वहीं अरावली, अरावली की पहाड़ियां से क्या संबंधित है दोस्तों? तो अरावली की पहाड़ी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला का नाम अरावली है, ये क्वेश्चन बनता है। वहीं नीलगिरी से संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में बनता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। क्या होगा दोस्तों? दोदा बेटा। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है दोस्तों।
हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि संविधान से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून शामिल किए गए हैं। तो संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून शामिल किए गए। अच्छा, 9वीं अनुसूची का क्या विशेषता है दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची का विशेषता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यह संविधान का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था इस सूची को दोस्तों। और इसमें विषय जो वर्णित रहता है, इससे किसी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। 9वीं अनुसूची में जो विषय सम्मिलित है, इसके लिए आप इसके अगेंस्ट किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। वहीं 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में एक संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कौन सी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। 8वीं अनुसूची अगर क्वेश्चन बने तो आप बोलिएगा 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से, दल बदल कानून से। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं जो अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था, जिसमें शहरों में नगर निगम से संबंधित है दोस्तों। इस सभी फैक्ट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि इन सभी फैक्ट से एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपको। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमेशा वायसराय और गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, किस वायसराय की तुलना औरंगजेब से की जाती है। तो किस वायसराय की तुलना औरंगजेब से की जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी। तो लॉर्ड कर्जन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। वहीं लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी। तो सन 1853 में इनके कार्यकाल में पहली बार रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी। तो लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। वहीं लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड बेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जामों में आ चुका है और हमेशा अगर आप सेट लगाते होंगे तो ये क्वेश्चन अक्सर आपको मिलता होगा। तो चलिए देखते हैं, मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को मुगल वंश में रंगीला बादशाह कहा जाता था। वहीं जहांगीर, जहांगीर को किस उपनाम से जाना जाता था दोस्तों। तो जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम, और उनका उपनाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। वहीं बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर का क्या उपनाम था। तो उन्हें साहेब बेखबर के रूप में जाना जाता था, उन्हें साहेब बेखबर कहा जाता था। और फर्रुख सियार, फर्रुख सियार का क्या उपनाम दिया था मुगल वंश में। तो फर्रुख सियार को मुगल वंश में घृणित कायर कहा जाता था। इन सभी फैक्ट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करनी है और साथ ही आपको उन्हें याद करना होगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ। तो भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत में आर्थिक नियोजन शुरू हुई। हमारा अगला सवाल है, भूकंप से पैदा होने वाली तरंगे किस प्रकार की होती है। तो भूकंप से पैदा होने वाली तरंगे किस प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भूकंप की तरंगे। भूकंप से पैदा होने वाली तरंगे को भूकंप की तरंगे कहा जाता है। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। वहीं इसकी तीव्रता को कैसे मापते हैं। तो इसकी तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापते हैं। सुनामी तरंगे, सुनामी तरंगे क्या होती है। तो सुनामी तरंगे समुद्र के अंदर जो प्लेटों के विवर्तनिक हलचल होती है और उनसे जो विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती है उन्हें सुनामी कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे,
पराश्रव्य तरंगे क्या होते हैं, जिसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनि तरंगे को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे क्या होती है, तो अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे वाले तरंगे को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, न्यूटन किलोग्राम किसका मात्रक है। तो न्यूटन किलोग्राम किसका मात्रक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, त्वरण का। त्वरण का एसआई मात्रक एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। साथ ही न्यूटन प्रति किलोग्राम भी त्वरण का मात्रक होता है। वहीं बल का, तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। लेंस की क्षमता को हम लोग किसमें मापा जाता है दोस्तों, तो डायोप्टर में। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा जूल हो जाएगा, और साथ ही क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा भी हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और ये बार बार पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानना है और याद रखना है। साथ ही आज जो हम आपसे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल के सिद्धांत पर ही द्रव चालित ब्रेक काम करता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला सवाल है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आणविक घड़ी। आणविक घड़ी का प्रयोग बहुत छोटे समय को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो आणविक घड़ी। हमारा अगला सवाल है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिपोजिशन। डिपोजिशन ही वो प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि अंतरिक्ष से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रतल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्यों। क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है, जो एक अंतरिक्ष यात्री होता है वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक छलांग क्यों लगा सकता है, क्यों वहां पर जंप कर सकता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका कारण यही है दोस्तों कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, साथ ही वहां पर वायुमंडल का दबाव भी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वायुमंडल वहां पर है ही नहीं और ना ही गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा पर, जिसके कारण वहां पर हम अंतरिक्ष में चल नहीं सकते हैं। आपको जंप करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चंद्रतल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, जिसके कारण आप चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है। तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है। वहीं सुक्रोज से एक क्वेश्चन और बनता है कि टेबल शुगर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने वाला सवाल है कि टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है और गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है। वहीं लैक्टोज, लैक्टोज किसका मिश्रण होता है, तो ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है। अच्छा, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो ग्लूकोज का साधारण नाम है ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर,
सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर और ग्लूकोज को कहा जाता है ग्रेप शुगर। और अगर फ्रुक्टोज पूछा जाए कि फ्रुक्टोज को क्या कहा जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रूट शुगर। हमें इन चारों को पॉइंट को याद रखना है। फ्रुक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर, सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर और ग्लूकोज को कहा जाता है ग्रेप शुगर। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संसद को। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद को है। बात मौलिक अधिकारों की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे संविधान के कितने भाग में मौलिक अधिकार है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि संविधान के किस, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो क्या हो जाएगा, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और अगर अनुच्छेद हमारा बोला जाए तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 12 से 35। तो दोस्तों आज मैंने 20 क्वेश्चन की जगह पे 22 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक रोक करके रखा जा सकता है? तो क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि लोकसभा जो धन विधेयक को पारित करता है वो राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रोक करके रख सकता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 दिन तक लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक रोक के रख सकता है दोस्तों। अच्छा, जब बात लोकसभा की आ रही है तो लोकसभा में अधिकतम कितने सीट है दोस्तों? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य है दोस्तों। और जब 1950 में जब यह स्टार्टिंग हुआ था तब 500 सदस्य थी। अच्छा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हैं और इसकी उम्र सीमा से इसके सदस्य बनने के लिए हमें 30 वर्ष की जरूरत पड़ती है दोस्तों। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी? तो क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वैध शासन। द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अच्छा, द्वैध शासन क्या है दोस्तों? तो द्वैध शासन के अंतर्गत देश के मतदाताओं में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वशासन जो था उसे आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी और भारतीयों को पहले से 3 गुना प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया था। तो आज मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और याद करें। साथ ही आप उन्हें अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, क्योंकि जितना आप लिखोगे उससे आप कई बेहतर याद कर पाओगे दोस्तों। और साथ ही हर रोज आप एक सेट लगाओ दोस्तों, क्योंकि सेट लगाने से एग्जाम में आपका टाइम का बचत होगा दोस्तों। और जो सेट लगाते हैं उन्हें पूरी अच्छी तरीके से उसे देखें, और जो आपको समझ में ना आए दोस्तों उन्हें आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, क्योंकि आप जो सेट लगा देते हो वो तो पार हो जाता है दोस्तों, उसे तो आप बार बार खोल के नहीं देखते हो। लेकिन अगर आपका नोटबुक में वो लिखा रहेगा तो आप उन्हें पलट करके एक बार जरूर देख पाओगे और आप अच्छे से याद भी कर पाओगे। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप हर रोज ये हैबिट या रूटीन बना लीजिए दोस्तों कि एक सेट आपको लगाना है, हर रोज एक सेट लगाना है। और 3 घंटा, मोस्टली 3 घंटा आप जो भी बुक आप पढ़ते हैं उससे आप अच्छे से पढ़ें दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर था, 28 जनवरी 1950। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा दोस्तों कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता आप उसे लिखा करो, क्योंकि आप जितना लिखोगे उससे आप कहीं बेहतर याद कर पाओगे दोस्तों। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है?
क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको हमारे क्वेश्चन से कितना फायदा हो रहा है दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।